हेलो दोस्तों, ये विजन आइस मेंस का 96 में इंडिया चाइना वॉर पे क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छे से डील किया है, इसमें स्कोर भी अच्छा मिला है। चलिए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड को पहले समझिए, ठीक है। देखिए, 1962 का भारत चीन युद्ध तात्कालिक साथ ही दीर्घकालिक कारकों का परिणाम था। व्याख्या कीजिए। इसका मतलब है कि एक सिंपल सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए कि 1962 जो भारत चीन युद्ध है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद थोड़ा सा दीर्घकालिक कारक, उसके बाद तत्कालिक। दीर्घकालिक कारक पहले इसलिए लिखना है क्योंकि तत्कालिक कारण एक ही दो होते हैं। जैसे 1857 के रिवोल्ट में चर्बी चर्बी वाला कारतूस का जो यूज़ हुआ था वो बहुत धार्मिक सेंटिमेंट्स को उसने चोट किया और फिर वो ब्रिटिश के खिलाफ एक मतलब समझिए तत्कालिक कारण बना। उसी तरह से ठीक है। उसके बाद साथ ही इस युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों का परीक्षण कीजिए। इसका क्या परिणाम हुआ और उसका आपको एनालाइज भी करना है, ठीक है। चलिए देखिए मैंने स्टार्ट कैसे किया है। देखिए 1962 का भारत चीन युद्ध पंडित नेहरू की दूरदर्शिता और चीन पर अधिक भरोसे करने का परिणाम माना जाता है, ठीक है। पंडित नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इसमें जो मैंने लाइन का प्रयोग किया है ये खुद भी मुझे इस बात का खेद है कि मैंने सम्मानजनक यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। दूरदर्शिता। देखिए उस समय भारत, एक लाइन समझिए, उस समय भारत गरीबी, धार्मिक भेदभाव, जातिवाद, इन सब से गुजर रहा था। उस समय भारत को एक अस्तर के रूप में संभालना एक छोटी मोटी बात नहीं थी। अभी क्या है, अभी आपके पास 4G अवेलेबल है, सेना स्ट्रांग है, ठीक है, मिलिट्री की इक्विपमेंट स्ट्रांग है, संख्या ज़्यादा है, ठीक है, बाहरी अटैक कम हो चुके हैं, आपके पास GPS सिस्टम, उसमें ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी। सोचिए उसमें सिर्फ रेडियो का प्रसारण था, वहाँ से वहाँ, और कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से रन ऑफ कच्छ तक न्यूज़ को भेजना पेपर के माध्यम से, इतना मीडिया फास्ट था नहीं। तो उस समय भारत को संभालना एक कठिन बात था। तो थोड़ा सा इसमें एक किसी गलती को लेके थोड़ा इसमें लिखा गया, देखिए अतिवाद से बचे। इसका मतलब है किसी भी बड़े लीडर्स या किसी का भी बहुत सटीक आलोचना नहीं करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन इसमें दूसरा लिखा जा सकता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो चाइना के मंशा को समझ नहीं पाए और इसके कारण 1962 का युद्ध झेलना पड़ा। ये इंट्रोडक्शन सही था, लेकिन थोड़ा सा चलिए अब आगे देखिए मैंने कैसे लिखा है। चीन द्वारा भारत में आक्रमण के अनेक कारण थे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण देना। दलाई लामा शरण लेने के लिए भारत आए थे और भारत शरणार्थियों का देश है। शरणार्थियों का देश, समझिए इस बात को। अब किसी के यहाँ दंगा हुआ है या फिर कोई क्राइम कर रहा है और फिर लास्ट में क्राइम छोड़ दिया, वो शरण लेने आए, तो नहीं। कोई प्रोफेसर है या एजुकेटेड पर्सन है या इकोनॉमिक्स्ट है या दार्शनिक है, उसको दूसरे देश में जान का खतरा है, तो उन लोगों के लिए शरणार्थियों का देश। ऐसा नहीं कि 40-40 लाख उठ के आ जाए हम लोग शरणार्थी के रूप में संभाल लेंगे। शरणार्थी मतलब क्या, कि आप जरूरतमंद हैं, ठीक है, और आप एक योग्य गण्यमान्य व्यक्ति। आप क्राइम करके आ रहे हो तो आपको कौन शरण देगा, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप सिंपल से एक इंडियन कल्चर है कि एक अच्छा इंसान हो, आपको देखने से लग रहा है गण्यमान्य है, बोलेगा कि माता जी एक वक्त का भोजन दे दीजिए, आप उससे दे देंगे। लेकिन आपके घर में 10 अनजान आदमी घुस जाए और बोलेगा कि वो खाना दो, तो पॉसिबल नहीं होता। ये बहुत सारी दिक्कतें होती है। सेकंड पॉइंट, दलाई लामा को चीन का वापस देने से भारत द्वारा मना करना। उनको बोला गया भारत को कि दलाई लामा को वापस कर दीजिए, भारत ने मना कर दिया। चीन द्वारा अक्साई चीन का हिस्सा बताकर कश्मीर के पूर्वी हिस्से में अपना अधिकार जमाना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्सों को चीन का हिस्सा मानना, ठीक है। ये सब क्या करते थे, दीर्घकालिक थे। देखिए तत्कालिक कारकों के रूप में भारत ने जब दलाई लामा को शरण दी तो चीन ने भारत पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और अंततः 1962 में उसने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में चढ़ाई कर दी। अरुणाचल प्रदेश में वो घुस गए। देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत लिमिटेड टाइम में, कि किसी भी जगह किसी के घर में अटैक करना बहुत आसान होता है, आप भी कर सकते हो, आपके पास हथियार है, लेकिन वहाँ साल भर तक कब्जा जमाना मुश्किल होता है। सुबह आपको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, नहाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए फिर जल चाहिए, ठीक है, कपड़े सुखाने के लिए जगह चाहिए। तो जब अगर आपके अगल बगल लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। तो जाके अटैक करना बहुत आसान है, वहाँ कब्जा जमा के, क्योंकि कब्जा जमा के करने के लिए खर्च लगता है, लोग का सपोर्ट लगता है। समझ रहे इस बात को, समझिए। तो चढ़ाई तो कर दी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आपको हेयर कट लेना है, वॉशरूम जाना है, बहुत सारी चीज़ें, भोजन चाहिए, चाय चाहिए, ठंडी प्रदेश है, तो उस तरह की दिक्कतें आती हैं। अब देखिए इसका युद्ध का परिणाम क्या हुआ। भारत की पराजय हुई। देखिए बोलने में अफसोस और खराब लग रहा है, लेकिन जो सच्चाई है उससे आप मूड नहीं हो सकते हैं। भारतीय सेना की पराजय हुई थी और ये सच में एक दुखद घटना है। सैकड़ों भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई। अब युद्ध होता है दोस्तों, तो अब क्या कहें इसमें, जिनके घर से कोई जाता है वही उसका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, विश्व मंच पर भारत की अनेक बदनामी हुई। अब अगर आप युद्ध हारेंगे
तो डेफिनेटली है कि किसी से आप लड़ने गए और हार के आ रहे हो तो सम्मान तो नहीं मिलेगा आपको। भारतीय जवानों का मनोबल गिरता है, युद्ध में हारने के बाद जवानों का मनोबल गिरता है। कई बार वो सोचने लगते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी गलत है, कि हमारे ऊर्जा में कमी है, कि हमारी इक्विपमेंट्स में कमी थी, या हम उनकी तुलना में योग्य नहीं हैं। ये सब बातें दिमाग में आ जाती है। अनेक बड़े अधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिया। अब जब हारे तो आलोचना होने लगा तो त्यागपत्र दे देते हैं लोग। और मिलिट्री के जो ऑफिसर होते हैं वैसे भी स्वाभिमानी होते हैं। आप दूसरे से लोग से तुलना नहीं कर सकते हैं कि चार बात सुन ली और चुपचाप रहे, ऐसा नहीं होता। उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। स्वाभिमान बहुत मायने रखता है उन लोग के लिए, ठीक है। विशेषकर उनमें स्वाभिमान होना भी चाहिए, मिलिट्री ऑफिसर्स में या मिलिट्री के जवानों में। एक वर्ष पश्चात इस संदर्भ में नेहरू जी की जान ले ली, ठीक है। इस सदमे ने नेहरू जी की जान ले ली, ठीक है। आज भी भारत चीन संबंध पहले जैसा नहीं है और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन को माना जा रहा है। देखिए, नेहरू जी के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया था, ठीक है। इसको मैंने नहीं लिखा है तो ये डाला जा सकता था। अब देखिए, चीन आज भी दुश्मन इसलिए है, पाकिस्तान की तो अब हैसियत ही नहीं रही खड़ा रहने का। इसका कोई ऐसा देश नहीं जिससे इसका बाउंड्री विवाद नहीं है। उइगर मुसलमान है, उनसे इनका विवाद है। ताइवान से विवाद है, साउथ चाइना सी को लेके थाईलैंड है, इन सबसे विवाद है। सबसे इनका विवाद चलते ही रहता है। तो अगर फ्यूचर में भारत को कोई अगर डिस्टर्ब करने वाला है तो चाइना, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम डाउन हुए तो इंडिया तो राइज करेगा ही करेगा। उसका सिंपल सा एक रीज़न है, जहाँ 30 करोड़ युवा है, अगर 30 करोड़ में अगर 15 करोड़ सिर्फ एक शूज़ भी खरीदे ना, शूज़ भी खरीदे 500 करोड़ रुपये के हिसाब से, तो 15 करोड़ इंटू 500 कर लीजिए, उतनी की रेवेन्यू जनरेट होती है। तो इतनी आबादी, तो उनको भोजन चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, कपड़े चाहिए। तो इकोनॉमी, आप बाहर नहीं भी जाए ना तो हमारा देश में ही इतना कंजप्शन है कि इकोनॉमी चलनी ही चलनी है, ठीक है। और अब हमारा जो युवा है पहले की तुलना में पढ़ा लिखा है, जातिवाद, धर्मवाद, ठीक है, इन चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुका है। अब देखिए कंक्लूजन में, सरदार पटेल ने आज़ादी के समय ही नेहरू को आगाह किया था कि चीन आक्रमण कर सकता है, लेकिन नेहरू यह विश्वास करने को कतई तैयार नहीं थे। लेकिन भारत अब सजग है और सजग रहना होगा, ठीक है। आई होप ये आंसर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। और मैं ऑनलाइन पर्सनली क्लास ले रहा हूँ मंथली चार्जेस के बेसिस पे, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।